नमस्कार। आजकल ना इंडिया के डिजिटल स्पेस में दो सवाल हर किसी के जहन में हैं। पहला, फोन पे जिसके पास करोड़ों यूजर्स हैं वो असल में पैसा कैसे कमा रहा है? और दूसरा, 10 मिनट डिलीवरी की जो ये रेस चल रही है उसमें असल में जीत कौन रहा है? तो आज हम इन्हीं दिग्गजों के बिजनेस मॉडल्स की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरबों यूजर्स तक पहुंचने के बाद मुनाफे का असली रास्ता आखिर है क्या। तो आज का अपना सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इन बड़ी कंपनियों के सामने खड़े बड़े सवालों को समझेंगे, फिर हम फोन पे की प्रॉफिट वाली पहेली को सुलझाएंगे, उसके बाद क्विक कॉमर्स की रेस पर करीब से नजर डालेंगे और आखिर में मोनेटाइजेशन की उस बड़ी चुनौती पर बात करेंगे जिसका सामना ये दोनों ही कर रहे हैं। भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो स्केल है ना, वो सच में अविश्वसनीय है, खासकर जो बात यूपीआई पेमेंट्स की आती है। ये प्लेटफॉर्म्स करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन असली सवाल जस का तस है, क्या ये विशाल यूजर बेस मुनाफे में बदल पा रहा है? जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ 5 साल में भारत में सालाना यूपीआई ट्रांजैक्शंस 14 गुना बढ़ गए हैं। मतलब 13 अरब से सीधा 185 अरब। और इस जबरदस्त लहर पर सबसे आगे कौन है? फोन पे जैसी कंपनियां। तो सवाल ये नहीं है कि इनके पास यूजर हैं या नहीं, अरे वो तो है, करोड़ों में है। असली पहेली तो ये है, क्या इतने बड़े स्केल से एक टिकाऊ और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आते हैं फोन पे पर। पेमेंट्स की दुनिया का कह सकते हैं बेताज बादशाह। लेकिन सवाल वही का वही है, ये अपने करोड़ों यूजर्स से पैसा कमा कैसे रहा है? आइए इसको डिकोड करते हैं। फोन पे की स्ट्रैटेजी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनका खुद का 3 लेयर केक मॉडल। पहली लेयर यानी बेस है रोज के पेमेंट्स का, फ्री यूपीआई, बिल्स, रिचार्ज, इससे लोगों की आदत बनती है। दूसरी लेयर है मोनेटाइजेशन की, यहां मर्चेंट टूल्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से पैसा कमाया जाता है। और सबसे ऊपर तीसरी लेयर है नए प्लेटफॉर्म्स की, जहां स्टॉक ब्रोकिंग जैसे लंबी रेस के घोड़ों पर दांव लगाया जा रहा है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। फोन पे का सबसे बड़ा रेवेन्यू मतलब 63% कंज्यूमर पेमेंट से आता है। पर एक मिनट, यूपीआई तो फ्री है, तो फिर ये पैसा आ कहां से रहा है? तो देखिए, कंज्यूमर पेमेंट्स का मतलब सिर्फ दोस्तों को पैसे भेजना नहीं है, इसमें कई चीजें शामिल हैं। जब कोई रिचार्ज या बिल पेमेंट होता है तो फोनपे को सर्विस प्रोवाइडर से कमीशन मिलता है। कभी कभी वो एक छोटी सी प्लेटफॉर्म फीस भी लेते हैं। और तो और सरकार भी उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देती है। ये सब मिलकर बनता है उनका रेवेन्यू। अब जरा फोनपे के मुनाफे की तस्वीर देखें तो मामला थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ है ईबिटा, जो कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो तो काफी अच्छा दिखता है। पर जब हम फाइनल प्रॉफिट पर आते हैं, जिसे पीएटी कहते हैं, तो वहां घाटा नजर आता है। अब ऐसा क्यों? इस गैप की वजह है बड़े नॉन कैश खर्चे, मतलब ऐसे खर्चे जिनके लिए जेब से तुरंत कैश नहीं जाता। तो प्रॉफिट तक पहुंचने के रास्ते में ना कई स्पीड ब्रेकर्स हैं। फोनपे ने अपने खुद के डेटा सेंटर्स में भारी पैसा लगाया है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा बड़ा खर्चा है शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन, यानी कर्मचारियों को दिए गए ईसॉप्स। इसके अलावा रेंट पेमेंट और गेमिंग जैसी हाई मार्जिन सर्विसेज बंद हो गईं और सरकारी इंसेंटिव्स भी कम हो रहे हैं। और हाँ, भविष्य में यूपीआई मार्केट शेयर पर 30% की कैप लगने का भी एक रिस्क है। चलिए अब गियर बदलते हैं और आते हैं क्विक कॉमर्स की दुनिया में। यहाँ जोमैटो के ब्लिंकिट और स्विगी के इंस्टामार्ट के बीच एक रेस चल रही है। और पहली नजर में तो लगता है कि ये रेस पूरी तरह से एक तरफा है। पर क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का भ्रम है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक ही तिमाही में जोमैटो का रेवेन्यू 16,000 करोड़ से ज्यादा और दूसरी तरफ स्विगी का 6,000 करोड़ के आसपास। जमीन आसमान का फर्क है ना? लगता है जोमैटो तो रेस जीत चुका है, पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। तो असली खेल जो है ना, वो अकाउंटिंग का है। ये दोनों कंपनियां दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल पर काम करती हैं। ब्लिंकिट जो जोमैटो का है, वो इन्वेंट्री ओन्ड मॉडल पर चलता है, मतलब वो सामान खुद खरीद कर बेचता है, इसलिए बेची गई हर चीज की पूरी कीमत को वो अपना रेवेन्यू दिखाता है। वहीं स्विगी का इंस्टामार्ट एक मार्केट प्लेस है, वो सिर्फ अपनी कमीशन को ही रेवेन्यू में गिनता है। और बस यहीं से रेवेन्यू में इतना बड़ा अंतर दिखता है। और ये चीज शानदार ढंग से दिखाती है कि इन कंपनियों की स्ट्रैटेजी कितनी बदल गई है। सोचिए, एक जमाना था जब फूड डिलीवरी ही इनका सब कुछ था, ग्रोथ का मेन इंजन।
आज वो एक स्टेबल कैश मशीन बन चुका है, जिसका पैसा क्विक कॉमर्स की इस अनिश्चित लड़ाई में झोंका जा रहा है। तो अगर आज की तारीख में दोनों का स्कोर कार्ड देखें तो ब्लिंकिट इस तिमाही में एडजस्टेड ईबीडीआई ब्रेक इवन पर पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वहीं इंस्टामार्ट अभी भी घाटे में है, पर हालात सुधर रहे हैं। ब्लिंकिट का फोकस है तेजी से विस्तार करने पर, जबकि इंस्टामार्ट अच्छी ग्रोथ पर ध्यान दे रहा है, मतलब ऐसे कस्टमर्स पर जो बिना डिस्काउंट के भी वापस आए। और इस मार्केट में कितनी अनिश्चितता है, यह जोमैटो के CFO अक्षत गोयल के इस बयान से साफ हो जाता है। मार्जिन का रास्ता कैसा होगा, ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मतलब साफ है कि लीडर होने के बाद भी आगे का रास्ता कांटों भरा है। तो हमने फोन पे की कहानी देखी, क्विक कॉमर्स की रेस भी समझी। अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों के सामने एक ही बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। इतने बड़े स्केल को एक टिकाऊ मुनाफे में आखिर कैसे बदला जाए? तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? देखिए, फोन पे के लिए जरूरी है कि वो मर्चेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज से आने वाले टिकाऊ रेवेन्यू पर फोकस करें, जिस पर सरकारी नीतियों का ज्यादा असर ना हो। क्विक कॉमर्स प्लेयर्स को ये साबित करना होगा कि वो बिना डिस्काउंट के सहारे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सच तो ये है कि दोनों के लिए आसान ग्रोथ का दौर अब खत्म हो रहा है। अब डिसिप्लिन ही जीत की चाबी है। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, जब आसान ग्रोथ का दौर खत्म हो रहा है, तो इन दिग्गजों में से किसके पास वो अनुशासन है जो इस लंबी रेस को जीतने के लिए चाहिए? इसका जवाब ही भारत के डिजिटल भविष्य की कहानी लिखेगा।